तो हेलो गाइस, जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा था कि मैं आप लोगों के लिए एक न्यू सीरीज लाने वाला हूं, तो आज मैं उसी सीरीज को एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो कहानी की शुरुआत में हमें बताया जाता है कि यूशियाओ कॉन्टिनेंट के होली लैंड के क्योज एम्परर की असेंशन के बाद होली लैंड सेक्ट बहुत ज्यादा वीक हो चुका था। मगर इस होली लैंड सेक्ट के पास इतना पोटेंशियल था कि वो दोबारा से दुनिया का नंबर 1 सेक्ट बन सकता है। और यहाँ पे हमें सबसे पहले हमारे मेन कैरेक्टर शाओ युन को दिखाया जाता है, जो कि एक लड़के के साथ फाइट कर रहा होता है। उसका वो अपोनेंट उसका मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मान गए दोस्त, तुम्हारे अंदर वाकई में टैलेंट है, मगर मुझसे लड़ने के लिए तुम्हें ऑर्डिनरी बॉडी नहीं बल्कि एक इमोर्टल बॉडी चाहिए। ये कहने के बाद शाओ युन जैसे ही मारने के लिए आगे बढ़ता है तो वो बंदा अपनी लाइटनिंग बॉडी का इस्तेमाल करते हुए वहां से निकल जाता है। ये देखकर शाओ युन भी हैरान रह जाता है, क्योंकि वो बंदा लाइटनिंग स्पीड के साथ उसके चारों तरफ तेजी से गोल गोल घूमना शुरू कर देता है, जिस पर उसे भी समझ में नहीं आता कि वो उसके साथ कैसे फाइट करे। मगर फिर अचानक उसके दिमाग में एक आइडिया आता है। वो उस बंदे से कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं नॉर्मल बॉडी के साथ तुम्हारी स्पीड को मैच नहीं कर सकता। ये कहने के बाद वो बहुत ही फास्ट स्पीड के साथ उसे एक जोरदार पंच दे मारता है, जो कि सीधा जाकर उसे हिट करता है और शाओ युन उसे उठाकर दूर फेंक देता है। इसे की अटैक के बाद वो बंदा दोबारा से खड़े होने के लायक ही नहीं रहता और शाओ युन उससे कहता है कि ये है तुम्हारी एरोगेंट होने की सजा। मगर वो वॉरियर गुस्से में दोबारा खड़ा हो जाता है और कहता है कि तुम एक मोर्टल होकर मेरे सामने इस तरह की बात कैसे कर सकते हो। तो शाओ युन कहता है कि लगता है तुम्हारी इस खोपड़ी में अभी भी मेरी बात घुसी नहीं है। सिस्टम से कहता है कि मुझे फौरन से स्ट्रॉन्ग टेक्निक एक्टिवेट करके दो। तो सिस्टम फौरन से उसकी स्ट्रॉन्ग टेक्निक एक्टिवेट कर देता है और शाओ युन शिनटियान से कहता है कि आज मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं तुम्हारे साथ क्या कर सकता हूँ। ये कहते ही वो जैसे उस पर अटैक करता है तो दूसरी तरफ से शिनटियान मारने की कोशिश करता है, मगर शाओ युन फौरन से अपने दूसरे पंच का इस्तेमाल करते हुए उसे उठाकर वहां से दूर दे मारता है। और इस तरह शिनटियान कहता है कि डिवाइन बॉडी हमेशा से नॉर्मल बॉडी के मुकाबले में ज्यादा ताकतवर होती है। ये कहने के बाद वो दोबारा से हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। तो दूसरी तरफ शाओ युन भी उस पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार होता है और वो दोनों ही एक दूसरे पर जैसे ही हमला करने के लिए आते हैं तो सीन कट हो जाता है और हम लोगों को ये कहानी फिर शुरू से दिखाई जाती है। ये फाइटिंग सीन हम लोग कुछ एपिसोड्स के बाद देखेंगे। हमें दिखाया जाता है शाओ युन होली लैंड सेक्ट में आता है और वहां पे आते ही उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है, जो कि शाओ युन से कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है। तुम केओस सेंचुरी में आ चुके हो, जिसकी वजह से तुम्हें रिवॉर्ड के तौर पर कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं। तो दूसरी तरफ शाओ युन भी खुश होता है कि फाइनली मैं होली लैंड सेक्ट में आ ही गया। वहां पर असल में बहुत सारे डिसाइपल आए हुए थे जो कि सेक्ट को ज्वाइन करना चाहते थे। वहां पे मौजूद एक एल्डर जिसका नाम एल्डर जेंग था, वो उन सारे ही डिसाइपल से कहता है कि डियर स्टूडेंट्स, आज मैं तुम सब लोगों का टेस्ट लेने वाला हूँ। जो भी यहाँ पे पास होगा वो इस सेक्ट में आ सकता है और बाकी लोग अपने घर वापस चले जाएंगे। इस सेक्ट को ज्वाइन करने का बस एक ही टेस्ट है और वो ये है। ये कहने के बाद वो अपनी एनर्जी का इस्तेमाल करते हुए क्लाउड्स के बीच में से एक फॉर्मेशन क्रिएट करते ही उसमें से एक बहुत बड़ी बेल को नीचे लेकर आता है। वो बेल जोर से आकर वहां पर गिरती है, जिसे देखकर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं और एक वॉरियर ज्यादा ही जज्बाती हो जाता है और कहता है कि इस बेल को सबसे पहले मैं जाके बजाऊंगा। ये कहते ही वो फौरन से ऊपर वाले प्लेटफॉर्म में जाकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वहां पे मौजूद एल्डर्स भी काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का सबसे पहले आया है तो जरूर इसके अंदर कोई ना कोई टैलेंट होगा। चलो देखते हैं कि ये इस बेल को कितनी मर्तबा बजाता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का जैसे ही उस बेल को पंच मारता है तो उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता, जिस पर वो लड़का भी हैरान रह जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा हार्ड है। वो उसे एक के बाद एक पंच मारना शुरू कर देता है, मगर कोई भी फायदा नहीं होता, यहाँ तक कि वो अपनी स्टिक भी तोड़ देता है। और एल्डर जेंग कहता है कि तुम्हारा चांस चला गया, अब तुम जा सकते हो। ये कहते ही वो उसे वहां से टेलीपोर्ट कर देता है और फिर दूसरे डिसाइपल्स की बारी आती है। वो लोग भी वहां पर अपनी पूरी कोशिश करते हैं, मगर किसी में भी इतना दम नहीं था कि वो उस बेल को एक मर्तबा भी बजा सके। बारी बारी सब लोग अपना लक आजमाना शुरू करते हैं और फिर अचानक एक बंदा उस बेल को बजाने में कामयाब हो जाता है, जिस पर वो सारे एल्डर्स भी हैरान रह जाते हैं, क्योंकि उस बंदे ने सिर्फ एक मर्तबा ही उस बेल को बजाया था। तो इसीलिए उस लड़के को एक आउटर डिसाइपल एक्सेप्ट कर लिया जाता है, जिस पर वो भी हैरान होता है।
मगर एल्डर उससे कहते हैं कि तुमने सिर्फ एक मर्तबा बेल को बजाया है, जो भी इस बेल को 9 मर्तबा बजाएगा वो एक ट्रू डिसाइपल बन सकता है। और जब वहाँ पर बारी शाओ युन की आती है तो वो वहाँ पर फौरन से आकर खड़ा हो जाता है। उसे देखकर वो सब लोग कहते हैं कि ये एक और आ गया, इससे भी कुछ नहीं होने वाला। उन लोगों को लगा कि ये बाकी लोगों की तरह होगा। शाओ युन वहाँ पे आते ही उस बेल को बजाने के लिए अपने आसपास की एनर्जी इकट्ठी करते हुए उसे बहुत ही जोर से फैला देता है। वो ओरा हर जगह इतने दूर दूर तक जाता है कि सारे ही डिसाइपल्स हैरान रह जाते हैं और वो एल्डर भी उस एनर्जी को फील कर पा रहे थे। मगर वो कहते हैं कि नहीं, ये भी बाकी लोगों की तरह ही धोखा देगा। मगर अचानक उसे उस बेल की आवाज सुनाई देती है। वो एक के बाद एक मर्तबा बजना शुरू होती है तो वो एल्डर भी हैरान हो जाता है और कहता है कि देखा, मैंने कहा था ना ये कुछ नहीं कर पाएगा। मगर दूसरा एल्डर कहता है कि ये बेल तो एक मर्तबा से ज्यादा मर्तबा बज चुकी है। ये कहने के बाद वो लोग अचानक उसकी तरफ देखते हैं तो उस बेल से निकलने वाली एनर्जी सीधा आसमान तक जा रही होती है और वो बार बार बज रही होती है। और शाओ युन जैसे ही अपना हाथ उस बेल से हटाता है तो वो बेल बजना बंद हो जाती है। और शाओ युन कहता है कि मैंने सोचा नहीं था कि मैं एनिमल टेक्निक का इस्तेमाल करके इस बेल को इतनी आसानी से बजा सकता हूँ। जैसे ही वो अपने ऊपर देखता है तो उसके ऊपर बहुत बड़ी बड़ी जायंट स्पिरिचुअल बॉडीज होती हैं, जिस पर वो भी हैरान हो जाता है कि ये जायंट बॉडीज कहाँ से आ गई, कहीं मैंने तो इन लोगों को यहाँ पर नहीं बुला लिया। इतने में फिर वहां पर उस सेक्ट का होली लॉर्ड आता है और वो एक पोर्टल के जरिए उसके सामने आता है, जिस पर शाओ युन थोड़ा सा डर जाता है और कहता है कि तुम कौन हो। तो होली लॉर्ड कहता है कि मैं इस सेक्ट का होली लॉर्ड हूँ। ये सुनते ही शाओ युन उसके आगे झुकता है तो होली लॉर्ड कहता है कि इसकी कोई जरूरत नहीं, मैं आज ऑफिशियली यहाँ पर अनाउंसमेंट करने के लिए आया हूँ कि तुम हमारे केओस सेंचुरी बन चुके हो, यानी कि आज से तुम सन ऑफ गॉड हो। के बाद वो आहिस्ता से उसके कान में कहता है कि सन ऑफ गॉड होने का मतलब है कि तुम्हारा स्टेटस बिल्कुल मेरे स्टेटस के बराबर है। तो फिर शाओ युन कहता है कि ओह अच्छा, मैं अब समझा, सच में मेरी किस्मत काफी अच्छी है। और फिर होली लॉर्ड वहाँ पे मौजूद जितने भी डिसाइपल्स होते हैं उन सब लोगों को वहाँ से वापस भेज देता है और शाओ युन सिर्फ अकेला वहाँ पे खड़ा रहता है। और होली लॉर्ड शाओ युन से कहता है कि सुनो सन ऑफ गॉड, यहाँ पे ये जितने भी एल्डर्स तुम्हें नजर आ रहे हैं ये यहाँ पर तुम्हें अपने साथ ले जाना चाहते हैं। ये चाहते हैं कि तुम इनके डिसाइपल बन जाओ। तुम जिसे भी अपना मास्टर चूज करोगे वही तुम्हारा मास्टर होगा और आगे जाकर तुम्हें उनकी ही इनहेरिटेंस को अचीव करना है। एक एल्डर कहता है कि सन ऑफ गॉड, मैं एक सुप्रीम स्पिरिट हूँ, मैं चाहूँ तो कभी भी कहीं भी ट्राइबुलेशन को अपीयर कर सकता हूँ, मेरे अंदर इन्फिनिट पावर है। मगर फिर एल्डर टियानी उसे कहता है कि सन ऑफ गॉड, अगर तुम मुझे फॉलो करते हो तो मैं अपनी एंसेस्ट्रल बॉडी तुम्हें दूंगा जिससे तुम इमोर्टैलिटी को हासिल कर लोगे। इसी तरह फिर वहाँ पे मौजूद तीसरा एल्डर भी उसे ऑफर देता है, जिस पर शाओ युन परेशान हो जाता है कि मैं किसकी बात मानूं। मगर फिर वहाँ पर एक और आवाज सुनाई देती है जो कि शाओ युन से कहती है कि क्या तुम एक एंशिएंट गॉड की तरह नहीं बनना चाहोगे। यह आवाज सुनते ही होली लॉर्ड वहाँ पर एक पोर्टल क्रिएट करता है तो हमें उसके अंदर से एक और एल्डर को निकलते हुए दिखाया जाता है जिसका नाम डी टियान होता है। उसे वहाँ पर देखते ही एल्डर टियान ही कहता है कि डी टियान, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? तुम हमेशा से इतने अच्छे मौके पे रंग में भंग डालने आ जाते हो। क्या तुम नहीं जानते कि ये मामला सुपरनेचुरल बीइंग्स का है? मगर डी टियान कहता है कि तुम लोगों को क्या लगता है कि ये नया डिसाइपल तुम लोगों की ये स्पिरिचुअल बॉडीज को प्रैक्टिस करेगा? मेरे ख्याल से इसे एक मर्तबा केओस बॉडी को प्रैक्टिस करना चाहिए जिससे ये एक एंशिएंट गॉड की बॉडी को अचीव कर सकता है। ये कहते ही वो वहाँ पर अपनी एक जायंट स्पिरिचुअल केओस बॉडी क्रिएट करता है। ये देखकर वहाँ पे मौजूद दूसरे लोग उसका मजाक उड़ाने लगते हैं और कहते हैं कि केओस इंपरर के बाद कोई भी इस बॉडी को परफेक्शन लेवल तक नहीं लेकर जा सका तो तुम भी इसे नहीं लेकर जा पाओगे, ना ही तुम अपने डिसाइपल को कभी इस तक पहुंचा पाओगे। मगर एल्डर टियान कहता है कि नहीं, मैं जानता हूं कि इस लड़के की किस्मत में केओस बॉडी को प्रैक्टिस करना ही लिखा है। मगर फिर होली लॉर्ड कहता है कि एल्डर टियान, मुझे लगता है कि सन ऑफ गॉड इस तरह की टेक्निक को परफॉर्म करने के लिए रिस्क नहीं लेना चाहेगा, इसलिए फिलहाल तुम यहाँ से जा सकते हो। ये सुनकर एल्डर डी टियान उदास हो जाता है और वहाँ से जैसे ही जाने लगता है तो दूसरी तरफ शाओ युन कहता है कि नहीं, मैं इसे प्रैक्टिस कर सकता हूँ। ये सुनकर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं और शाओ युन सबसे कहता है कि मैं सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट केओस बॉडी बनाऊंगा। ये सुनते ही वहाँ पे मौजूद उस एल्डर को गुस्सा आता है और वो अपनी ट्राइबुलेशन लाइटनिंग को वहाँ पे समन करता है। और फिर दूसरी तरफ होली लॉर्ड उससे कहता है कि सन ऑफ गॉड, आप एक मर्तबा फिर से सोच कर देख लीजिए। और एल्डर टियानी कहता है कि जरा अपने होने वाले मास्टर को ही एक मर्तबा देख लो, उसने सूत्र को सीखने के लिए ही तकरीबन 900 साल लगा दिए हैं।
तो एल्डर टियान कहता है कि भले ही मैंने इसे हासिल करने में 900 साल लगा दिए, मगर उसके बावजूद भी मैं तुम्हारे बिल्कुल बराबर के रियलम का हूँ। और जरा देखो तुम खुद को इनविंसिबल कहते हो, मगर फिर भी तुम्हारा रियलम मेरे रियलम के ही बराबर है। और फिर शाओ युन कहता है कि भले ही मेरे मास्टर ने क्यों सूत्र को हासिल करने में बहुत लंबा टाइम लगा दिया, मगर इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी उनके ही तरह बहुत ही ज्यादा लंबा टाइम लगाऊंगा। मैं बहुत ही जल्दी से अचीव करूंगा और तुम लोगों को एक दिन दिखाऊंगा कि मैं तुम लोगों से भी ज्यादा ताकतवर बन सकता हूँ। ये सुनकर वो एल्डर कहता है कि बच्चे, तुम सन ऑफ गॉड हो, इसीलिए मैं तुम्हें माफ कर रहा हूँ, मगर तुम बहुत जल्द पछताओगे। और एल्डर टियान ये भी कहता है कि बच्चे, तुम बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहे हो, मगर देख लेना कि जब वक्त आएगा और उस वक्त तुम कामयाब नहीं हो पाओगे तो पूरा सेक्ट तुम्हारा मजाक उड़ाएगा। और अचानक से सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शाओ युन को बताता है कि कांग्रेचुलेशन, गॉड ऑफ सन बनने पर तुम्हें 10 पॉइंट रिवॉर्ड के तौर पर मिलेंगे। और इस तरफ शाओ युन फिर उन एल्डर से कहता है कि अगर तुम लोगों को लगता है कि मैं कामयाब नहीं हो सकता तो फिर मैं आज तुम्हें बता दूं कि अगर मैं अपने वादे पर पूरा ना उतरा और मैं तुम लोगों से ज्यादा ताकतवर ना बना तो मैं खुद को कभी भी गॉड ऑफ सन ऑफ गॉड नहीं कहूंगा। ये सुनकर होली रोड कहता है कि ये तुम कैसी बातें कर रहे हो, जज्बात में मत आओ। तो फिर शाओ युन कहता है कि मेरे लिए एक क्योस इंपरर बनना ज्यादा जरूरी है, सन ऑफ गॉड तो मैं बाद में भी बन सकता हूँ। ये सुनने के बाद वो सारे के सारे एल्डर गुस्से में वहाँ से चले जाते हैं और दूसरी तरफ होली रोड भी वहाँ से चला जाता है, क्योंकि शाओ युन ने अपना मास्टर चुन लिया था। वो जैसे ही अपने मास्टर के पास जाता है तो वो कहता है कि मास्टर, आज से आप ही मेरे मास्टर हैं और आप मुझे अपना डिसाइपल एक्सेप्ट कीजिए। तो मास्टर कहता है कि चलो आज से हम लोग 100 साल तक एक साथ काम करेंगे। तो शाओ युन कहता है इसका मतलब ये है कि मुझे क्योस इंपरर बनने में 100 साल लगेंगे। तो मास्टर कहता है कि अरे नहीं, 100 साल की तो मेरे पास जिंदगी बची है। ये सुनते ही शाओ युन को एक झटका सा लगता है और उसका मास्टर कहता है कि हाँ, मैं अपनी 900 साल की जिंदगी तो गुजार चुका हूँ, अब बस मेरे पास थोड़ा सा ही टाइम बचा है। ये सुनकर शाओ युन को झटका लगता है और वो कहता है कि ये क्या, लगता है शायद सिस्टम ने मुझे कहीं फंसा दिया है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ युन एक जगह बैठकर कल्टीवेशन कर रहा होता है और उसका मास्टर उसके सामने खड़ा हुआ था। तो दूसरा मास्टर कहता है कि आपने फर्स्ट लेवल को अचीव करने में 7 दिन से ज्यादा टाइम लगाया था, देखते हैं इसे कितना टाइम लगता है। ये कहने के बाद अचानक उन्हें नजर आता है कि वो लड़का अपने आसपास से सारी एनर्जी इकट्ठी करना शुरू कर रहा है, जिस पर वो सारे लोग हैरान हो जाते हैं कि इसने तो अभी अभी कल्टीवेशन शुरू की थी और इसने अभी से ही अपने फर्स्ट लेवल को रियलाइज करना शुरू कर दिया है। और हमें उसके बीच में एक गोल्डन लोटस भी दिखाई देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये गोल्डन लोटस शायद इसकी हेल्प कर रहा है। और दूसरी तरफ शाओ युन देखते ही देखते फर्स्ट लेवल से डायरेक्टली 3rd, 4th और 6th, 7th लेवल को भी अचीव कर लेता है। उसका मास्टर ये देखकर काफी ज्यादा इंप्रेस हो जाता है और कहता है कि ये तो सच में एक गॉड गिफ्टेड लड़का है, मुझे तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी और इसने खुद ब खुद ब्रेक थ्रू कर लिया। इस तरह तो मेरी सारी टेंशन ही खत्म हो गई। सीन में हम लोग दोबारा से ओलिलैंड के मास्टर को देखते हैं। वो एक जगह खड़ा हुआ था और जब वो शाओ युन की उस एनर्जी को देखता है तो वो भी समझ जाता है कि शाओ युन ने ब्रेक थ्रू कर लिया है। मगर इस तरफ एल्डर डी टियान कह रहा होता है कि इस लड़के ने तो मेरी परेशानी ही हल कर दी, मुझे अब कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं क्योंकि ये खुद से ब्रेक थ्रू कर सकता है। दूसरी तरफ वो दूसरा मास्टर कहता है कि बहुत ही बदकिस्मती की बात है, मैंने इसके लिए एक मैजिक लिक्विड पोशन तैयार किया था। देखते ही देखते उस मैजिक पोशन के अंदर से एक लड़की बाहर निकल आती है जिसका नाम लिन शाओ है। वो उस मैजिक लिक्विड पोशन के अंदर से निकलती है तो वो कहती है कि मास्टर, आपने तो मुझे बहुत ही अच्छी फाउंडेशन दे दी है, ये जरूर शायद मेरी गुड गिफ्टेड बॉडी की वजह से हुआ होगा। मगर उसका मास्टर कहता है कि जरा अपने भाई की तरफ देखो, वो तुमसे भी ज्यादा फास्ट स्पीड के साथ ब्रेक थ्रू कर रहा है। इतना कहने के बाद अचानक से हम देखते हैं कि शाओ युन अचानक से फिर से एक मर्तबा ब्रेक थ्रू करता है और अपनी बॉडी से एक जोरदार एनर्जी रिलीज करता है, जिससे वो लड़की दोबारा से उसी कोल्ड्रोन के अंदर गिर जाती है और शाओ युन की एनर्जी सीधा आसमान तक जा पहुंचती है। और मास्टर डी टियान ये कहता है कि ये लड़का तो सच में कमाल का है, इसने एक मर्तबा में ही इतने ज्यादा ब्रेक थ्रू कर लिए हैं कि ये की रिफाइनिंग के अल्टीमेट लेवल में आ चुका है। और वो लड़की भी कहती है कि ये ब्रदर तो सच में बहुत ही कमाल का है, इसने एक दिन में 9 मर्तबा ब्रेक थ्रू किया है। और फिर शाओ युन अपनी कल्टीवेशन को रोक लेता है और उसका मास्टर कहता है कि ये लड़का एक जीनियस है, कभी भी कोई भी शख्स दिन में 1 से ज्यादा
ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, बल्कि एक से ज्यादा ब्रेक थ्रू करने में तो लोगों को कई साल लग जाते हैं। वो फौरन से शाओ युन से कहता है कि सुनो बच्चे, तुम इतनी भी ज्यादा जल्दबाजी मत करो। अगर तुम इतनी तेजी से ब्रेक थ्रू करते जाओगे तो फिर मैं किसे अपना मुंह दिखाऊंगा। तुम्हें अपनी कल्टीवेशन लेवल को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपने बॉडी पोटेंशियल को भी एक्टिवेट कर लेना चाहिए, जिसके बाद तुम अपने लिमिट से भी आगे जा सकते हो। ये सुनकर शाओ युन हैरान हो जाता है और कहता है कि क्या अपने लिमिट्स को तोड़कर आगे जा सकता हूँ? तो मास्टर कहता है कि हाँ, हमारे एंसेस्टर ने बॉडी रिफाइनिंग रियलम को अचीव करते ही 1 मिलियन कॉम्बैट पावर को अचीव कर लिया था और उन्होंने 9 फॉरबिडन रियलम को भी अचीव कर लिया था। तो फिर शाओ युन कहता है कि ठीक है मास्टर, आप मुझे सिर्फ वैसे ही स्किल्स सिखाइए। तो मास्टर कहता है कि मुझे वैसे स्किल्स नहीं आते। ये सुनकर शाओ युन हैरान हो जाता है और कहता है कि तो फिर ये स्किल्स मुझे कहां से मिलेंगे? तो मास्टर कहता है कि तुम्हें इसके लिए स्टार टावर में जाना पड़ेगा। अगले सीन में हमें स्टार टावर का सीन दिखाया जाता है, जहां पर कुछ डिसाइपल्स अपनी पावर्स को आजमा रहे होते हैं। एक बंदा एक पंच मारता है और उसका कॉम्बैट पावर 50,000 आता है, मगर जब लिन शाओ वहाँ पे आती है और वो एक पंच मारती है, उसका स्कोर उस पहले वाले लड़के के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा आता है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़की ने आखिर ऐसा क्या प्रैक्टिस किया है कि जिससे ये इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गई है। इसने फिजिकल ट्रेनिंग बॉडी को अचीव कर लिया है। और फिर लिन शाओ सब लोगों से कहती है कि तो तुम लोग मेरे सामने अपनी पावर शो करके बहुत ही ज्यादा शो ऑफ कर रहे थे, अब बताओ तुम लोगों की हवा निकल गई ना? मगर अचानक से फिर वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो लिन शाओ से कहता है कि मैं एक वॉरियर हूँ और मैं कभी किसी के आगे शो ऑफ नहीं करता, न ही मुझे शो ऑफ करने की जरूरत है। ये कहते ही वो उस टावर पर एक जोर से पंच मारता है और हमें दिखाया जाता है कि उसकी एनर्जी की वजह से वहाँ पर 70,000 पॉइंट स्कोर आ जाता है, जिसका मतलब है कि उसका पावर लेवल लिन शाओ से भी ज्यादा हाई है। और वो सब लोग उसे कहते हैं कि ये तो एक जीनियस है, सच में आज तक किसी भी की रिफाइनर ने इतना ज्यादा हाई लेवल स्कोर अचीव नहीं किया है। मगर लिन शाओ कहती है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा स्कोर सबसे ज्यादा हाई है? मेरा भाई एक मर्तबा यहाँ पर आ जाए, फिर तुम देख लेना कि पॉइंट स्कोर किसे कहते हैं। तो उसके भाई का सुनकर वो सब लोग कहते हैं कि कहीं ये शाओ युन की तो बात नहीं कर रही, वो तो सन ऑफ गॉड है ना। मगर दूसरा लड़का कहता है कि वो सन ऑफ गॉड कैसे हो सकता है? मगर उसकी सिस्टर कहती है कि तुम सब लोग अपनी बकवास बंद करो, मेरा भाई एक सन ऑफ गॉड है। मगर वो जीनियस लड़का कहता है कि हम ये कैसे मान ले कि तुम्हारा वो नया भाई एक सन ऑफ गॉड है? मुझे तो लगता है कि शायद उसने अपने टेस्ट में कोई ना कोई चीटिंग की होगी ताकि वो इस तरह की फेक आइडेंटिटी ले सके। मगर लिन शाओ देखती है कि शाओ युन तो पहले से ही वहाँ पे मौजूद है। वो से कहती है कि ब्रदर चलो इन सब लोगों को दिखाओ कि तुम क्या कर सकते हो। और चू फेन भी कहता है कि सुनो दोस्त, क्या तुम वाकई में खुद को प्रूव करना चाहते हो? चलो तुम्हारे पास एक बहुत ही अच्छा मौका है, तुम खुद को साबित करके दिखा दो, वरना तुम लोगों को मुंह छुपाने के लिए भी कोई जगह नहीं मिलेगी। ये सुनकर वहाँ पर सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है और शाओ युन से कहता है कि अपने आसपास लोगों को सरप्राइज करो, जिससे तुम्हें कुछ नए रिवॉर्ड्स मिलेंगे। तो शाओ युन कहता है कि अरे वाह, आज तो मेरे बहुत सारे पॉइंट्स इकट्ठे हो गए हैं और लगता है कि शायद अब मुझे खुद को लो प्रोफाइल रखने की कोई जरूरत नहीं, मुझे अपनी पावर शो करनी ही पड़ेगी। ये कहकर वो आगे बढ़ता है और उसकी सिस्टर कहती है कि कम ऑन ब्रदर, इन लोगों को दिखा दो कि तुम्हारे अंदर कितना दम है। और चू फैन भी कहता है कि हाँ हाँ आ जाओ। हम लोग देखते हैं कि शाओ युन फौरन से उस टावर के पास जाता है और अपने हाथों से एनर्जी जनरेट करना शुरू करता है और सारी एनर्जी अपने एक हाथ में इकट्ठी करते हुए एक जोरदार एनर्जी पंच अटैक करता है, जिससे कि अपने हाथ में चोट लग जाती है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। ये देखकर वो सब लोग हंसते हुए उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। और फिर सिस्टम कहता है कि कांग्रेचुलेशन, तुमने अपना टास्क कंप्लीट कर लिया है, तुमने अपने आसपास के लोगों को सरप्राइज कर दिया है, इसलिए तुम्हारे एनलाइटमेंट के चांसेस 3 टाइम बढ़ चुके हैं। ये सुनकर शाओ युन कहता है मैं वाकई में जीनियस हूँ। चुफेन कहता है कि ब्रदर तुम तो अपना चेहरा दिखाने के भी लायक नहीं रहे। इतना कहने के बाद उस टावर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलती है, जिसे देखकर वो सब लोग चौंक जाते हैं और वो कहते हैं कि ये तो पर्पल गोल्डन लाइट है, क्या इस लड़के ने भी फिजिकल बॉडी रियलम को अचीव कर लिया है? और दूसरी तरफ वो सब लोग परेशान हो जाते हैं कि आखिर इसकी गोल्डन पर्पल लाइट कैसे आ गई? इसे अभी एक दिन भी नहीं हुआ। और सिस्टम एक्टिवेट होता है और उसे बताया जाता है कि तुम्हारे ब्रेक थ्रू करने के चांसेस 3% बढ़ चुके हैं। मगर शाओ युन कहता है कि मुझे केओस गोल्डन बॉडी को अचीव करना है, उसके लिए मेरे पास अभी पॉइंट्स बहुत ही ज्यादा कम हैं। लगता है फिलहाल मुझे ऐसे ही लो प्रोफाइल बनकर ही रहना पड़ेगा। और फिर दूसरी
तरफ उसकी सिस्टर कहती है कि ब्रदर मैं जानती थी कि तुम जीनियस हो। और दूसरी तरफ चू फेंग अभी भी बिल्कुल हक का बक्का खड़ा हुआ होता है और लिन शाओ से आकर कहती है कि ऐसी आंखें फाड़ फाड़ कर क्या देख रहे हो, आइंदा कभी भी मेरे ब्रदर को इतना नीचा समझने की भी मत करना। और फिर दूसरे डिसाइपल कहते हैं ये कैसे पॉसिबल है, इसने सिर्फ एक ही दिन लिया है और ये इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन गया है। शाओ युन ने उस पंच के जरिए अपनी कॉम्बैट पावर में 1 लाख पॉइंट स्कोर किए थे, जिसका मतलब था कि वो बॉडी रिफाइनर्स में से सबसे ज्यादा ताकतवर है। और लिन शाओ सब लोगों का मजाक उड़ाते हुए कहती है कि मेरे भाई ने एक दिन में ये सारी कल्टीवेशन कंप्लीट की है, क्या तुम लोगों को लगता है कि उससे ज्यादा बड़ा कोई जीनियस हो सकता है। मगर चू फेंग उसे धक्का देते हुए कहता है कि मेरे रास्ते से हट जाओ। और दूसरी तरफ शाओ युन कहता है कि आखिर इस बिहेवियर का क्या मतलब है। तो फिर चू फेंग कहता है कि तुम्हारी सिस्टर कुछ ज्यादा ही बकवास कर रही है, इसीलिए इसे थोड़ा सा डिसिप्लिन सिखाना जरूरी है। शाओ युन कहता है कि मेरी जूनियर सिस्टर को इस तरह की बात करने की आदत है, अगर आपको बुरा लगा है तो इसके लिए मैं माफी मांगता हूँ। वो लिन शाओ से कहता है कि चलो हमें आगे जाना है। मगर चू फेंग कहता है कि जरा 1 मिनट रुको, मैं जानता हूँ कि क्योस एम्परर वो मर चुका है और अब तुम बहुत ही अजीब अजीब तरह की ट्रिक्स यूज करके हम लोगों को हरा कर हमें नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। मगर कुछ देर के बाद हम लोग स्टार पवेलियन के अंदर जाने वाले हैं, देखते हैं कि वहाँ पर तुम क्या कर सकते हो, तुम्हारी कोई भी चीटिंग वहाँ पर काम नहीं आने वाली। तो फिर शाओ युन कहता है कि आखिर तुम्हारा कहने का क्या मतलब है। तो दूसरी तरफ चू फेंग कहता है अपना ख्याल रखना और स्टार पवेलियन में ज्यादा देर मत लगाना। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि शाओ युन अपनी सिस्टर को लेकर फौरन से एक पोर्टल के जरिए स्टार पवेलियन के अंदर जाता है। तो वो लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि स्टार पवेलियन में बहुत सारे लोग पहले से ही मौजूद हैं और वहाँ पर कुछ एनर्जी बोल्ट्स हैं जो कि हवा में गोल गोल घूम रही हैं। ये देखकर शाओ कहती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुझे कौन से स्किल्स चूज करने चाहिए, यहाँ पर बहुत सारे हैं। वहाँ पे खड़ा हुआ बंदा उन्हें देखकर कहता है कि लगता है कि शायद तुम लोग यहाँ पर पहली मर्तबा आए हो। मैं तुम लोगों को बता दूं कि यहाँ पे कोई भी स्किल तुम खुद से चूज नहीं कर सकते, बल्कि होली लॉर्ड वो खुद हमारे लिए कोई स्किल चूज करते हैं। मगर फिर शाओ युन कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें अभी तक किसी तरह की कोई स्किल नहीं मिली है। ये सुनकर वो लड़का भी गुस्से में आ जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं कर सकता, तो इसीलिए वो शाओ युन को इग्नोर करके वहाँ से चला जाता है। और लिन शाओ कहती है कि ब्रदर तुम्हें आखिर इसके बारे में कैसे पता चला कि उन लोगों को कुछ भी नहीं मिला है। तो शाओ युन कहता है कि इसमें कुछ भी खास नहीं है, ये लड़का यहाँ पर अगर पहली मर्तबा आया होता तो इसे भी यहाँ के रूल्स के बारे में कुछ भी मालूम नहीं होता, जिसका मतलब साफ है ये यहाँ पर पहले भी कई मर्तबा आ चुका है और ये हमेशा फेल हुआ है। जिसके बाद वहाँ पर एक अनाउंसमेंट होती है और सब लोगों को बताया जाता है कि सब लोग अपनी आंखें बंद कर लो और होली लॉर्ड सब लोगों को उनके कल्टीवेशन लेवल के हिसाब से उन्हें स्किल्स देने वाला है। और दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है ऊपर कुछ एल्डर खड़े हुए होते हैं और वो लोग कहते हैं कि आखिर शाओ युन को किस तरह के अवार्ड्स मिल सकते हैं। तो उसका मास्टर कहता है कि मेरा डिसाइपल सबसे जीनियस है और मुझे लगता है कि उसे सबसे हाईएस्ट लेवल के कोई स्किल्स मिल सकते हैं और अगर वो सबसे हाईएस्ट स्किल्स को अचीव कर लेता है तो बाकी सारे मास्टर्स की तो वैसे ही छुट्टी हो जाएगी। मगर वहाँ पर एल्डर टियान ही आ जाता है और वो कहता है कि तुम हमेशा से एक लायर की तरह चिल्लाते रहते हो। वहाँ पे मौजूद एल्डर टियानियो को देखकर कहते हैं कि आपने हेवन रियलम के हाफ स्टेप को अचीव कर लिया है, सच में आपकी स्पीड तो काफी अच्छी है, आप सच में हमारी न्यू जनरेशन के लिए एक रोल मॉडल होंगे। मगर वो एल्डर कहता है कि हाँ मैं जानता हूँ मैं एल्डर डी टियान की तरह नहीं हूँ, वो भले ही कॉम्बैट पावर में अच्छा है मगर उसका कल्टीवेशन लेवल वो बहुत ही लो हो चुका है और मुझे लगता है कि शायद वो कभी भी हेवन में असेंड नहीं हो पाएगा। और कुछ साल गुजरने के बाद होली लैंड में कोई भी होली एम्परर नहीं बचेगा। ये सुनकर एल्डर डी टियान को भी गुस्सा आता है और वो कहता है कि तुम लोग अपनी हद पार कर रहे हो। और इस तरफ होली लॉर्ड अनाउंसमेंट करते हुए सबसे पहले लिन शाओ का नाम पुकारता है तो उसके हाथ में एक एनर्जी बॉल आती है, उसे मॉर्निंग ग्लोरी फर्स्ट क्लास के मैजिक स्किल्स मिले हैं। ये देखकर वो बहुत ज्यादा खुश होती है और सब लोगों से कहती है कि देखा तुमने मुझे फर्स्ट क्लास के स्किल्स मिले हैं। मगर चू फेंग कहता है कि हाँ सिर्फ फर्स्ट क्लास, और इस पर ये इतना इतनी शर्म की बात है। और जब बारी चू फेंग की आती है तो उसके स्किल्स एक बॉल के साथ नीचे आते हैं तो वो फौरन से ऊपर चला जाता है और जाकर उन्हें पकड़ लेता है और उसे सुपीरियर लेवल के कुछ स्किल्स मिले हैं। ये देखकर वो भी काफी खुश होता है और एल्डर्स को थैंक्स कहता है। और बाकी सब लोग कहते हैं कि तुम लोगों ने देखा इसे सुपीरियर लेवल के स्किल्स मिले हैं, जिसका मतलब ये है कि ये लड़का वाकई में हमारी अकेडमी का जीनियस डिसाइपल है। और फिर चू फेंग सब लोगों को दिखाते हुए कहता है कि एक मर्तबा गौर से देख लो, मेरे स्किल्स तुम लोगों के स्किल्स से ज्यादा
सुपीरियर है। और उसका मास्टर भी देखकर काफी खुश होता है और कहता है कि मेरा डिसाइपल भी बिल्कुल मेरी ही तरह एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। और बाकी एल्डर्स उसकी तारीफ करते हुए कहते हैं कि एल्डर टियानी, तुम्हारा ये डिसाइपल सच में तुम्हें फॉलो करते हुए बिल्कुल तुम्हारे जैसा बनेगा। तो एल्डर टियानी कहता है कि हाँ, जो मुझे फॉलो करेगा वो मेरी ही तरह जीनियस बनेगा, ना कि एल्डर डी टियान की तरह जो कि बिला वजह में ही एक बच्चे का मुस्तकबिल बर्बाद कर रहा है। और फिर जब बारी शाओ युन की आती है तो वो भी फौरन से अपनी उस एनर्जी बॉल को जाकर ले लेता है और जब उसे चेक करता है तो वो चुप करके खड़ा हो जाता है। मगर जब लिन शाओ देखती है तो उसे पता चलता है कि उसे 3rd लेवल के कॉम्बैट स्किल्स मिले हैं। ये देखकर शाओ युन को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो कहता है कि ये एल्डर कम से कम मुझे खुश करने के लिए थोड़ी से ही हाई लेवल के स्किल्स क्यों नहीं दे सकता। वहाँ पे मौजूद सब लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं और कहते हैं कि इस लड़के को 3rd लेवल के स्किल्स मिले हैं, सच में बहुत ही ज्यादा शर्म की बात है। दूसरी तरफ एल्डर डी टियान भी कहता है कि ये कैसे हो सकता है, मेरा डिसाइपल एक जीनियस है, उसे सुपीरियर लेवल से भी अच्छे स्किल्स मिलने चाहिए थे। उसके साथ ये नाइंसाफी मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये कहने के बाद अचानक से वहाँ पर होली लॉर्ड आ जाता है और वो एल्डर डी टियान से कहता है कि क्या हुआ, क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है। तो एल्डर डी टियान कहता है कि होली लॉर्ड, लगता है आपको कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, प्लीज आप एल्डर से कहें कि वो शाओ युन को उसकी काबिलियत के हिसाब से उसे स्किल्स दें। मेरे ख्याल से उसे एक और अच्छा चांस मिलना चाहिए। वहाँ पे खड़े हुए दूसरे एल्डर्स उसका मजाक उड़ाते हैं और कहते हैं कि यहाँ पे हर कोई तुम्हारे जैसा नहीं है, तुम्हें लगता है कि तुम अपने डिसाइपल को एक और मौका दिलवाओगे तो उससे तुम बाजी पलट दोगे। ये सुनकर होली लॉर्ड कहता है कि हाँ, ये लोग सही कह रहे हैं, हमारे रूल्स हैं और हमें उन रूल्स के हिसाब से चलना चाहिए। मगर एल्डर डी टियान कहता है कि तुम लोग नहीं समझ रहे, शाओ युन हमारा फ्यूचर है, अगर हम लोग उसे सपोर्ट करेंगे तो हमारा सपोर्ट होली लैंड को होगा। मगर एल्डर टियान ये कहता है कि एल्डर डी टियान, तुम बिला वजह में इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हो, वो बच्चा तुम्हें फॉलो करेगा तो उसकी लाइफ वैसे ही वेस्ट हो जाएगी। मगर एल्डर डी टियान कहता है कि तुम देख लेना, वो एक दिन तुम्हें ये साबित करके दिखाएगा कि वो क्या कर सकता है, वो हमारे एंशिएंट पाथ को फॉलो करते हुए क्यों एम्परर जरूर बनेगा। मगर होली लॉर्ड उन लोगों से कहता है कि तुम लोग बस करो, क्योंकि शाओ युन का कल्टीवेशन लेवल एवरेज लेवल है, तो इसीलिए उसके लिए ये स्किल्स बिल्कुल ठीक है। मगर मास्टर कहता है कि क्या कहा आपने, ये एक एवरेज डिसाइपल है, उसने कल से ही तो कल्टीवेशन शुरू की है और एक दिन के अंदर ही उसने ब्रेक थ्रू भी कर लिया। उसने बॉडी रिफाइनमेंट के 1st लेवल को अचीव किया है, बल्कि उस लेवल को उसने बिल्कुल एक्सट्रीम लेवल तक रियलाइज कर लिया है। और इस तरफ शाओ युन भी कहता है कि ये 3rd रेट के कॉम्बैट पावर्स मुझे देखकर मुझे जानबूझकर इन लोगों ने नीचा दिखाया है। तो वहाँ पे खड़े हुए सारे ही एल्डर से कहता है कि आप लोगों को लगता है कि आप लोगों ने मुझे 3rd लेवल के कॉम्बैट स्किल्स दिए हैं तो इससे आप लोग मुझे रोक पाओगे, मेरी किस्मत मेरे अपने हाथ में है। ये कहते ही वो अपनी बॉडी से एक पावरफुल एनर्जी रिलीज करता है और सब लोगों से कहता है कि तुम लोगों को टैलेंट जज करने का कोई भी हक नहीं। उसे इस तरह बातें करता देखकर वो लोग कहते हैं कि इस लड़के को देखो तो सही, ये एल्डर शिनचेंग के सामने कितना एरोगेंट बिहेव कर रहा है। और इस तरफ शाओ युन कहता है कि तुम लोगों को लगता है कि मैं कोई हाई लेवल के स्किल को अचीव नहीं कर सकता, तुम लोग अपने सबसे बेस्ट स्किल्स मुझे दिखाओ, फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं किन किन स्किल्स को अचीव कर सकता हूँ। एल्डर शिन टियान कहता है लगता है ये लड़का ऐसे नहीं मानेगा। और दूसरी तरफ एल्डर टियान ये कहता है कि ये डी टियान का ही डिसाइपल है तो उसके ही जैसा होगा। मगर एल्डर डी टियान कहता है कि मैं आज कसम खाकर कहता हूँ कि मेरे डिसाइपल ने एक दिन में 9 मरतबा ब्रेक थ्रू किया है और उसके लिए उसने किसी तरह की कोई मेडिसिनल पिल यूज नहीं की, इसीलिए वो ये चांस डिजर्व करता है कि उसे हाई लेवल के स्किल्स दिए जाएं। मगर एल्डर टियान ये कहता है कि ये बेकार है, अगर उसे हाई लेवल के स्किल्स दिए भी जाएं तो भी वो उन्हें रियलाइज नहीं कर सकता क्योंकि उसका लेवल ही नहीं है। तुम बिला वजह एक बेवकूफ बच्चे के लिए इतनी बड़ी बड़ी कसमें खा रहे हो। अगर ये लड़का कोई भी स्किल अचीव ना कर पाया तो फिर तुम्हारे मुंह पर क्या रह जाएगा, तुम किसे मुंह दिखाओगे। और इस तरफ वो शिन टियान से कहता है कि प्लीज ऐसे आंखें बंद करके इस बेवकूफ पे भरोसा मत कीजिए। मगर एल्डर कहता है कि इस लड़के ने एक दिन में 9 मरतबा ब्रेक थ्रू किया है, ये तो एक जीनियस है। वो अपने सारे के सारे स्किल्स उसके सामने ले आता है और कहता है कि तुम्हें जो भी चाहिए तुम ले लो, तुम तो सच में सन ऑफ गॉड हो। ये देखकर वो सब लोग बिल्कुल चौंक जाते हैं कि एल्डर शिन टियान उसे एक और मौका दे
रहा है और वो उसे उसकी मर्जी के स्किल्स चूज करने दे रहा है। शाओ युन देखता है कि उसके आसपास हर लेवल की एनर्जी बॉल होती है जिसके अंदर अलग अलग तरह के स्किल्स होते हैं, मगर शाओ युन कहता है कि नहीं, मुझे ये स्किल्स नहीं चाहिए, ये सारे के सारे बैटल स्किल्स है, मगर मुझे अल्टीमेट बैटल स्किल चाहिए जिससे मैं सबसे ज्यादा अल्टीमेट पावर को अचीव कर सकूं। ये सुनकर होली लॉर्ड कहता है कि ये नामुमकिन है और वैसे भी स्टार पवेलियन में तुम इस तरह की कोई भी डिमांड नहीं कर सकते। मगर शाओ युन कहता है कि मेरे मास्टर ने कहा है कि सबसे बेस्ट स्किल अल्टीमेट स्किल्स है, इसीलिए मैं सिर्फ और सिर्फ अल्टीमेट लेवल के स्किल्स को ही चूज करूंगा। मगर वहाँ पे खड़े डिसाइपल्स अचानक से हंसना शुरू कर देते हैं जिस पर शाओ युन भी हैरान हो जाता है और चू फेंग कहता है कि लगता है कि शायद तुम्हें बेसिक नॉलेज के बारे में कुछ पता ही नहीं है। तो फिर शाओ युन कहता है क्या कहना चाहते हो तुम, साफ साफ कहो। तो चू फेंग कहता है कि किसी भी स्किल को अचीव करने के लिए पहले उसे सीखना पड़ता है। जब हम लोग स्किल्स को सीख लेते हैं तो हम उन्हें सुपर लेवल तक लेकर आते हैं और स्किल्स को हम लोग अल्टीमेट लेवल तक लेकर जाते हैं। और तुम्हारी एबिलिटी को देखते हुए मैं तुम्हें यही सजेस्ट करूंगा कि तुम या तो थर्ड लेवल के स्किल्स ले लो या फिर तुम सेकंड लेवल के स्किल्स ले लो, तुम्हारे लिए ये इतने ही काफी होंगे। मगर अचानक से शाओ युन वहाँ पे मौजूद जितने भी स्किल्स होते हैं एक एक करके सारे के सारे अपने पास रखना शुरू कर देता है, जिस पर वो लोग कहते हैं कि ये लड़का पागल हो गया है, ये सारे स्किल्स ले रहा है। शाओ युन ने एक साथ ही वहाँ पे 6 एनर्जी बोल्ट्स को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब कर लिया था। मगर वो लोग ये देख कर कहते हैं कि ये लड़का सच में अकल से पैदल हो गया है, इसे लगता है कि ये इतने सारे स्किल्स को एक साथ ही सीख पाएगा क्योंकि इतने ज्यादा स्किल्स को सीखने में इसे अपनी पूरी जिंदगी लग जाएगी। और फिर चू फेंग भी उससे कहता है कि ब्रदर तुम अपने बारे में कुछ ज्यादा ही खुशफहमी में हो, तुम्हें इतनी खुशफहमी में नहीं रहना चाहिए क्योंकि जितने स्किल्स तुमने चुन लिए हैं इन्हें सीखने में तुम्हें कम से कम भी 100 साल लगने वाले हैं और तब तक तुम बाकी के कोई भी स्किल्स नहीं सीख पाओगे। मगर हमें दिखाया जाता है कि चंद सेकंड्स के अंदर ही रियलाइज कर लिया होता है, जिस पर वो सब लोग हैरान हो जाते हैं कि इस लड़के ने यहाँ पे खड़े खड़े इतनी आसानी से कोई भी स्किल प्रैक्टिस किए बगैर कैसे रियलाइज कर लिया। और फिर चू फेंग एल्डर से कहता है कि इन स्किल्स को सीखने में कम से कम भी 10 साल का टाइम लगता है और इस लड़के ने कुछ ही देर के अंदर इन स्किल्स को अचीव कर लिया है। मगर जब वो पीछे मुड़कर देखता है तो युन वहाँ पर एक और स्किल को रियलाइज करने की कोशिश कर रहा होता है और चू फेंग कहता है कि ये लड़का प्रैक्टिस नहीं कर रहा, ये हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ बेवकूफ बना रहा है क्योंकि कोई भी बंदा स्किल्स को ऑन द स्पॉट सीख नहीं सकता। मगर लिन शाओ कहती है कि मेरा सीनियर ब्रदर 9 टर्न फिस्ट को बहुत ही आसानी से सीख सकता है, तुम बस देखते जाओ। इतना कहने के बाद हमें शाओ युन के चारों तरफ एक पावरफुल एनर्जी ऑरा दिखाया जाता है और वो फिर से 9 टर्न डिवाइन फिस्ट को प्रैक्टिस करना शुरू करता है और 9 टर्न डिवाइन फिस्ट के फर्स्ट लेवल को वो वहीं पर ही प्रैक्टिस करके रियलाइज कर लेता है, जिस पर वो सब लोग चौंक जाते हैं कि आखिर कोई बंदा इतनी आसानी से ये स्किल्स कैसे सीख सकता है। मगर शाओ युन बहुत ही आसानी के साथ प्रैक्टिस करते करते उन स्किल्स को अचीव करके सब लोगों को बिल्कुल हैरानी में डाल देता है। और चू फेंग कहता है कि इसने 3 टर्न टेक्निक यूज कर ली है, ये इम्पॉसिबल है। वो अपने सारे के सारे साथियों से कहता है कि ये लड़का हमें बेवकूफ बना रहा है, चलो मेरे साथ इसे सबक सिखाओ। वो फौरन से शाओ युन की तरफ आगे बढ़ते हुए कहता है कि ब्रदर मैं बचाना चाहता हूँ। ये कहते ही वो जैसे ही उसे पंच मारता है तो दूसरी तरफ शाओ युन आसानी से उसे रोक लेता है और वो लोग एक दूसरे को एक के बाद एक पंचेस मारना शुरू करते हैं, जिससे एनर्जी हर तरफ फैलना शुरू हो जाती है। और फिर शाओ युन चू फेंग को वापस पीछे धकेल देता है और चू फेंग फिर शाओ युन से कहता है कि ब्रदर हार मान लो, मैं जानता हूँ कि तुम लोगों को बेवकूफ बना रहे हो मगर तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम अभी से ही हार मान लो। शाओ युन कहता है तुम बहुत ज्यादा बकवास कर रहे हो, मुझे तुम्हारी बातें नहीं सुननी। ये सुनते ही चू फेंग उसे मारने के लिए आगे बढ़ता है मगर शाओ युन उसे एक बहुत ही जोरदार से मारता है, जिससे वो उसे वहाँ से उठाकर दूर फेंक देता है। और एल्डर टियान ये कहता है तुमने मेरे डिसाइपल को हर्ट करके मेरी बेइज्जती की है, अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। मगर एल्डर डी टियान उसका हाथ रोक लेता है और कहता है कि तुम इसमें इन्वॉल्व नहीं हो सकते। और इस तरफ हमें दिखाया जाता है शाओ युन 8 टर्न टेक्निक का इस्तेमाल कर, जिस पर एल्डर डी टियान कहता है कि तुमने देख लिया ना मेरा डिसाइपल कितना आउटस्टैंडिंग है, वो बगैर किसी टीचिंग्स के ही बहुत ही आसानी से टेक्निक्स को सीख सकता है। और फिर इस तरफ शाओ युन फिर मास्टर से कहता है कि आप लोगों ने देख लिया ना ये टेक्निक मेरे लिए बहुत ही मामूली सी टेक्निक है। मगर होली लॉर्ड कहता है कि ठीक है। वो उसे एक पीरलेस एविल डो टेक्निक देता है, जिस पर
चुफेंग कहता है ये नहीं हो सकता, ये लड़का अभी भी कोई ना कोई ट्रिक यूज कर रहा है। तो फिर जाओयुन कहता है चलो फिर मैं तुम्हें दिखाता हूँ कि मैं कैसे ट्रिक यूज कर रहा हूँ, क्योंकि मैं ये 10 से 12 मरतबा भी यूज कर सकता हूँ। ये कहते ही वो उसी स्टार टावर पर एक जोर से पंच दे मारता है, जिससे उससे निकलने वाली एनर्जी सीधा आसमान तक चली जाती है और उसके कॉम्बैट पावर का स्कोर 2 लाख तक पहुँच चुका होता है। और सब लोग कहते हैं ये लड़का असल में एक फॉरबिडन कल्टीवेशन लेवल में चला गया है, जिसकी वजह से इसे सन ऑफ गॉड का टाइटल मिला। जिसके बाद ये सीन यहीं पे ही कट हो जाता है। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि एल्डर अपने डिसाइपल लिन शाओ को तलाश कर रहा होता है। जैसे ही वो उसे नजर आती है तो वो उस पे अटैक करता है, जिसकी वजह से लिन शाओ वहां से निकलकर भागना शुरू कर देती है और कहती है कि प्लीज इस मर्तबा मुझे छोड़ दीजिए। मगर एल्डर कहता है मैं तुम्हारी बॉडी को यूज किए बगैर अब मेडिसिनल पावर को कैसे यूज कर सकता हूँ। कहते हुए वो उस पे अटैक कर रहा होता है और उसे पकड़ने की कोशिश करता है। और वहीं पे ही हमें मास्टर डीटियान और जाओयुन को भी दिखाया जाता है। वो दोनों एक साथ बैठे हुए होते हैं और जाओयुन अपने मास्टर से कहता है कि मैंने सुना है कि ट्रू ड्रैगन फील्ड वो बहुत जल्द अपीयर होने वाली है। मेरे ख्याल से मैं अपनी स्ट्रेंथ के दम पर इसमें पार्टिसिपेट कर सकता हूँ। मगर मास्टर कहता है कि नहीं, तुम्हें कहीं जाने की कोई जरूरत नहीं, तुम्हारा कल्टीवेशन लेवल वैसे ही सबसे ज्यादा तेज जा रहा है। मेरे ख्याल से तुम्हें अपनी ये स्पीड थोड़ी सी स्लो कर लेनी चाहिए। मगर जाओयुन कहता है मास्टर आप बेफिक्र हो जाओ, मैं अपनी इस टेक्निक की मदद से सब लोगों को हरा दूंगा और हमारे पास ढेर सारे पैसे होंगे। मगर मास्टर कहता है मैंने इस कंपटीशन के लिए पहले से ही तुम्हारा नाम करवा दिया है। ये सुनकर वो लड़का हैरान हो जाता है। मगर उसका मास्टर कहता है कि मैं तुम्हें बता दूं कि ट्रू ड्रैगन फील्ड जब भी ओपन होता है वहाँ पे हमेशा से लोग हमारा फायदा उठाने की कोशिश करते हैं और मौका देखते ही हमें मारने की कोशिश करते हैं। और अगर तुम इस कंपटीशन में जाते हो और जाने के बाद तुम्हें ड्रैगन फील्ड का कोई डिसाइपल मिलता है तो तुम्हें उससे संभल कर रहने की जरूरत होगी। इतने में वो लोग अपने सामने 3 लोगों को आते हुए देखते हैं जो कि फ्लाइंग स्वॉर्ड्स के साथ उनके पवेलियन की तरफ जा रहे थे। और दूसरी तरफ लिन शाओ वो अपने मास्टर से छुपते छुपते होली लॉर्ड के हॉल की तरफ जा रही होती है और कहती है कि सबसे खतरनाक जगह ही छुपने के लिए सबसे बेस्ट होती है। मगर अचानक उसे आवाज सुनाई देती है तो वो पीछे झांक कर देखती है। उसे वहाँ पर कुछ लोग दिखाई देते हैं जो कि दूसरे सेक्ट से आए थे। वो लोग होली लॉर्ड से कहते हैं कि लगता है कि शायद केओस होली एम्परर वो मर चुका है। मगर उसका मास्टर कहता है तुम बकवास बंद करो। वो होली मास्टर से कहता है कि ये यंग लोग हैं, इनकी बातों को नजरअंदाज कीजिए। मगर एल्डर टियानी कहता है कि ये लड़की हमें जानबूझकर उकसा रही है, मुझे जल्दी से जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। और एल्डर वन होली लॉर्ड से कहता है कि हम लोग यहाँ पर आप लोगों से मिलने के लिए आए हैं ताकि हम लोग आप लोगों से कुछ जरूरी बातें कर सके और हमारी दुआ है कि आप बहुत जल्द एक सेंट बन जाएं। ये सुनकर वो लोग कहते हैं कि ये लोग भी जानते हैं कि हमारा एल्डर वो अपने कल्टीवेशन लेवल में ट्रैप हो चुका है, उसके बावजूद भी वो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं। मगर होली लॉर्ड कहता है कि आप लोग यहाँ पर क्यों आए हैं। तो एल्डर वान कहता है कि असल में हमारे होली लॉर्ड ने हमें यहाँ पर भेजा है, हम लोग आप लोगों को इन्वाइट करने के लिए आए हैं ताकि आप लोग ड्रैगन नेस्ट सीक्रेट रियल आकर पार्टिसिपेट करें। वहाँ खड़े डिसाइपल्स कहते हैं कि एल्डर टियानी क्या तुम अपने डिसाइपल्स को भेजना चाहते हो। तो वो लोग कहते हैं कि नहीं, हमारे डिसाइपल्स को तो पहले ही वहाँ पे मारने की कोशिश की गई थी, पता नहीं अब कौन अपने ग्रैंडसन को वहाँ पर भेजना चाहेगा। और इस तरफ वो एल्डर वान कहता है कि मैं इस मर्तबा अपने साथ कुछ नए डिसाइपल्स को लेकर आया हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के डिसाइपल इन लोगों के साथ भी थोड़ी सी अपनी पावर का छोटा सा नमूना दिखाएंगे। ये कहने के बाद वहाँ पे खड़ा हुआ लड़का कहता है कि मेरा नाम शायद यू लॉन्ग है और मैं बॉडी रिफाइनमेंट के टाइचू लेवल में हूँ। और दूसरी तरफ वो लड़की कहती है कि मेरा नाम मियाओ टोंग है और मैं बॉडी रिफाइनमेंट के 10th लेवल में हूँ। ये सुनकर वो सब लोग कहते हैं कि हम इन तीनों को एक साथ यहाँ पे कैसे मुकाबला करें। वो लोग एल्डर टियानी से कहते हैं कि तुम्हारा डिसाइपल तो वो टॉप लेवल का डिसाइपल है, तुम्हें उसे यहाँ पे बुलाना चाहिए। और फिर होली लॉर्ड कहता है कि तुम लोग अपने डिसाइपल्स को बुला लो। इतना कहने के बाद अचानक से लिन शाओ वहाँ पर आ जाती है और वो कहती है कि मैं आ चुकी हूँ। उसे वहाँ पे देखकर होली लॉर्ड भी परेशान हो जाता है और कहता है कि एल्डर्स ये कौन है। तो एल्डर्स कहते हैं कि पता नहीं, हमने इसे पहले कभी नहीं देखा। मगर एक एल्डर कहता है कि अरे हाँ मुझे याद आया, तुम्हारा नाम लिन शाओ है ना। तो लिन शाओ कहती है कि हाँ तुमने सही कहा। और फिर वो लोग कहते हैं कि लिन शाओ सच में तुम्हारा दिल बहुत बड़ा है कि तुम अकेले इनसे फाइट करना चाहती हो। मगर एल्डर वान उन पे हंसना शुरू कर देता है और कहता है कि क्या वाकई में ये लड़की तुम्हारी डिसाइपल है? मुझे लगा था कि ये डीटीएन की डिसाइपल है और सुनने में आया है कि इसका कॉम्बैट पावर लेवल वो 1 लाख के बराबर है। मगर एल्डर टियान ये कहता है कि ये लड़की हमारे होली लैंड सेक्ट की टॉप की 3rd डिसाइपल है। ये सुनते ही मियाओ टोंग फौरन से उसके सामने आकर कहती है कि चलो फिर आज आजमा कर देखते हैं कि तुम लोगों में कितना दम है। ये सुनते ही फिर लिन शाओ
अपना विप बाहर निकालती है और वो लड़की कहती है कि मुझे लगा था कि शायद तुम सबसे फास्ट होगी, मगर थर्ड रैंक के वॉरियर से लड़ने में भी कोई बुराई नहीं। ये सुनकर लिन शाओ गुस्से में आकर अपने विप से उसे मारने की कोशिश करती है, मगर वो लड़की उसके अटैक को बहुत ही आसानी से डॉज करते हुए उसकी तरफ आगे बढ़ती है और उस पर अपने स्वॉर्ड से वार करती है, जिससे लिन शाओ बाल बाल बचती है। मगर वो लड़की उसका विप पकड़कर उसे एक जोर से किक मारकर उठाकर दूर फेंक देती है। इसके बाद लिन शाओ फौरन से अपनी बॉडी से पावरफुल एनर्जी रिलीज करती है, जो कि उसके चारों तरफ से फैल जाती है। मगर वो लड़की उस एनर्जी को भी अपनी स्वॉर्ड की मदद से काटते हुए आगे बढ़ रही होती है और फौरन से लिन शाओ के पास पहुंचते ही अपनी स्वॉर्ड उसके सामने ले आती है, जिस पर लिन शाओ भी बिल्कुल चुप हो जाती है और वो लड़की कहती है कि तुम हार चुकी हो। तो लिन शाओ कहती है कि हाँ मैं हार चुकी हूँ, मगर तुम मेरे ब्रदर को नहीं हरा सकती। ये सुनते ही वो लड़की उसके प्रेशर पॉइंट पे हमला करते हुए उसे बेहोश कर देती है और अनाउंसमेंट होती है कि फर्स्ट राउंड एल्डर वान की टीम जीत चुकी है। ये देखकर वो सारे के सारे एल्डर्स परेशान हो जाते हैं और कहते हैं कि अगर हमारे डिसाइपल्स यूं ही हारेंगे तो फिर हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे। इतने में फिर कोई उन्हें कहता है कि एल्डर डी टियांग अपने डिसाइपल्स के साथ यहाँ पे आना चाहते हैं। तो होली लॉर्ड कहता है कि ठीक है उन्हें ले आओ। एल्डर डी टियांग जैसे ही जाओ युन के साथ वहाँ पे आता है तो जाओ युन अपनी जूनियर सिस्टर को देखकर फौरन से उसके पास आ जाता है और कहता है कि किसने किया है ये। तो वो लड़की कहती है कि ये मैंने किया है, क्या कर लोगे तुम। ये कहते ही वो उससे लड़ने के लिए तैयार हो जाती है, मगर दूसरी तरफ वो लड़का अपनी सिस्टर से कहता है कि तुम जरा इसे मुझे हैंडल करने दो, लगता है कि शायद ये 1-on-1 बैटल लड़ना चाहता है। और इस तरह फिर जाओ युन भी अपनी सिस्टर को एक जगह लिटा देता है और उसे वहाँ पर चू फेंग दिखाई देता है, जिस पर उस डिसाइपल से कहता है कि अगर तुम वाकई में इतने ही जीनियस हो तो फिर हमारे इस टॉप डिसाइपल को हरा कर दिखाओ। मगर चू फेंग कहता है कि मैं तुम्हें होली लैंड की तरफ से फाइट करने नहीं दूंगा, क्योंकि तुम जानबूझकर हार जाओगे और हमारे सेट की रेपुटेशन खराब करोगे। तो फिर दूसरी तरफ जाओ युन कहता है कि अगर ऐसी ही बात है तो फिर ठीक है, मेरी तरफ से तुम क्यों नहीं लड़ते। ये कहने की ही देर थी कि एल्डर टियान ये कहता है ये लड़का जानबूझकर मेरे डिसाइपल को फंसा रहा है। और दूसरी तरफ वो दूसरा डिसाइपल फौरन से उस लड़के को आते साथ ही पंचेस के साथ मारना शुरू कर देता है और चू फेंग की जम के धुलाई करने के बाद उसे जख्मी कर देता है, जिसके बाद वो कहता है कि ये तो बहुत ही वीक है, इसे मारने में कोई मजा नहीं आ रहा। इस तरह वो लोग बहुत ही आसानी के साथ सेकंड राउंड भी जीत जाते हैं और एल्डर ये देखकर परेशान हो जाते हैं कि अब वो लोग इनका मुकाबला करने के लिए किसे भेजेंगे। उनके पास शाओ युन के अलावा और कोई ऑप्शन था ही नहीं, मगर वो लोग देखते हैं कि वो तो अपने दोस्तों को उठाकर वहां से ले जा रहा है और उसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।